बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं और एक नए दिन के साथ एक इंतहाई खूबसूरत नए महीने का आगाज़ कर चुके हैं। रबीउल अव्वल, यकुम रबीउल अव्वल और पहली बहार जिसका मतलब है उसका आगाज़ हुआ चाहता है। किसी ने कहा था निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। रबीउल अव्वल का पुरनूर महीना, इसका आज से आगाज़ है। कल चाँद नज़र आया, हर तरफ खुशियों की बहार है। अजीम पुरनूर महीना है जब नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे दिलो जान कुर्बान, उनका ज़हूर हुआ। इस कायनात में जहालत का सफ़र और कुफ्र के साथ साथ जुल्म का सफ़र ख़त्म हुआ, जुल्म के अंधेरे ख़त्म हुए और एक ऐसा नूर था जो आया, जगमगाया और उसने पूरी कायनात को रोशन कर दिया और ये नूर क़यामत तक जगमगाता रहेगा। और हमें फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम पर आपकी नज़र करम है। और मैं तो कहने में कोई यार महसूस नहीं करता कि सब उन्हीं का करम है, रब की रहमत से कि ये सब कुछ चल रहा है, ये कायनात कायम है। और अल्लाह करे कि हम सीरत अतर पर अमल करें, उसवा हसना पर अमल करें। जितनी भी सुन्नतें हैं, जितनी भी अहादीस हैं, जितने भी अक़वाल हैं, जितने भी अहकामात हैं, उन सब पर अमल करें और ज़िंदगी हमारी निखरती जाए, बेहतर होती जाए। लाखों करोड़ों दरूद आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, उनकी आल पर, उनके असहाब पर और बहुत ढेर सारी दुआएं आप सब के लिए कि ये पुरनूर महीना हमारे लिए बहुत रहमतें और बरकतें लेकर आए। मत आर महसूस कीजिए, आप दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द कीजिए, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हाज़िरी लगवाइए, सलाम पेश कीजिए और सबसे बेहतरीन सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने औसाफ़ हैं, जितनी भी सुन्नतें हैं, उन पर अमल कीजिए। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हम माशरे को बेहतर बना सकें। तो रबीउल अव्वल का बिल्कुल इसी तरह से आज के दिन के पस मंज़र के हवाले से कुछ आपने रोशनी डाल दी और ये कि कुछ ऐसे दिन होते हैं कौमों की ज़िंदगियों में जो इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं, जिनके बाइस उनका तशख़्ख़ुस एक गयूर और जुर्रतमंद कौम का होता है। तो पाकिस्तान की तारीख़ में 6 सितंबर एक ऐसा ही बड़ा दिन है। ये वो दिन है जब पूरी कौम चैन की नींद सो रही थी, लेकिन पाक सरहद के निगहबानों की आँखें खुली थी। इसी दौरान दुश्मन ने हमारे पाकिस्तान पर हमला करते हुए गीदड़ भपकी लगाई कि वो अपना नाश्ता लाहौर पहुँच कर करेगा, लेकिन वतन के बहादुर बेटों ने ऐसा जवाब दिया कि जो नाश्ता लाहौर करने चले थे ज़िंदगी भर का खाना ही भूल गए। इसी दिन की मुनासबत से पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम, हर साल 6 सितंबर को यौम दिफाए पाकिस्तान मनाती है। 6 सितंबर 1965 की जंग पाकिस्तानी कौम के लिए एक वक़ार और लाजवाल इस्तिक़लाल का इस्तारा है। इसी तरह 6 सितंबर 1965 के हीरोज़ को मुख्तलिफ तकारीब में खिराज तहसीन भी आज के दिन ही पेश किया जाता है। बिल्कुल, और इसी सिलसिले में हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब, जो इम्तियाज़ सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, सितारे बसालत हैं और अपनी इन्हीं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की वजह से, अचीवमेंट्स की वजह से उनको एक्नॉलेज किया गया। आज एक वॉर वेटरन के तौर पे भी और रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के तौर पे, आई बिलीव बिकॉज ही इज़ बीन द पार्ट ऑफ दिस, एक फ़ाइटर पायलट के तौर पे इन्होंने काम किया है। रिपोर्टेडली इन्होंने 3000 घंटे से ज़ायद तक की फ़्लाइंग की है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह पर 20 साल रिसर्च की है, मुख्तलिफ ओहदों पर फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। वेरी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी टू टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। लेट्स वेलकम खालिद चिश्ती साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। ग्रेट टू हैव यू एंड गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। आप से बात करने के लिए और इस मौजू पे बात करने के लिए हम पे तो मुसल्लत कर दिया गया था ये दिन, बट द वे वी हैव रिटेलिएटेड एंड द वे वी हैव रिस्पॉन्डेड, आई मीन हिस्ट्री के अंदर इसका तस्करा रहेगा हमेशा। आप कैसे देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है एज अ नेशन ये दिन हमारी ज़िंदगी में? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और पहली बात तो ये है कि जब आपने भी कहा कि कौम पीछे होती है तो मुसल्लह अफवाज ऑब्वियसली जिस तरह का जवाब दिया वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है जी। मैं एक तारीख से ही आपको एक क्विक रिफ्रेशर करता चलूँ कि एक दो मुल्कों के और दरमियान जंग हुई जी। एक मुल्क के 30 लाख लोग मारे गए और एक मुल्क के 58,000 सिर्फ मारे गए, और जिसके 58,000 मारे थे वो हार गया, वो था अमरीका, और जिसके 30 लाख मारे गए वो था वियतनाम। फ़र्क दोनों में ये था कि 58,000 जिसके मरे, कम मरे, अमरीका के पीछे उसके लोग नहीं थे, और 30 लाख कुर्बानियाँ देने के बावजूद वियतनाम जीत गया क्योंकि इसकी कौम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार थी। और जाहिर है जब कौम तैयार होती है तो फौज उससे भी ज़्यादा तैयार। बिल्कुल ठीक। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। और मैं अक्सर लोगों को ये मिसाल देता हूँ कि ये जो कौम होती है वो एक जिस्म है पूरा इंसान जैसे हम हैं, और जो फौज होती है वो एक वेपन होता है हाथ में। अगर जिस्म कायम है तो वेपन का फ़ायदा है, ठीक, और अगर वेपन उसी वक्त तक कारगर है अगर जिस्म कायम है। बिल्कुल। तो ये इंटरकनेक्टिविटी बड़े ज़रूरी है। दोनों जंगें बेसिकली कौमें लड़ती हैं, फौजें लड़ती हैं, हम एक रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक। जब मैं हवा में उड़ता हूँ, और जो आपने कहा कि 3000 घंटे उड़े, तो जब मैं हवा में होता हूँ या होता था
तो मैं उस कौम की नुमाइंदगी कर रहा होता हूँ जो ज़मीन पे मेरे, वाह, और जो लोग जो नीचे परों के नीचे जहाज के होते हैं वो बुनियादी तौर पर वो मेरी जिम्मेदारी, वो एक ऑब्लिगेशन होती है मेरे पे कि इस कौम ने अपने टैक्सों से पैसे दे के ये मुझे जहाज दिया, और किस लिए दिया, ऑब्वियसली वो मेरी जिम्मेदारी है टू जस्टिफाई, solely to make you responsible for this asset. तो वो जो जिम्मेदारी आपको इंटरेस्ट करती है, और ये जो सबसे बड़ी बात है जो कौम आपको इतमाद देती है और ये ट्रस्ट देती है, वो मेरे पे कर्ज होता है, और वही रीपे करने के लिए सारे लोग, और जो शहदा हैं और जो गाजी हैं, आज मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगा, जिनकी वजह से आपने सही कहा कि हम चैन की नींद आज भी सोते हैं, बेशक, और 1965 में भी ऐसा ही था। बिल्कुल। कमिंग बैक टू 1965 जो आपने पूछा, वो जज्बा ही असल था जिसकी वजह से जो बिफ्टिंग जवाब दिया। अनफॉर्चुनेटली आपने देखा 1971 में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक कौम या एक हिस्सा हमारे साथ नहीं था, और उसका रिजल्ट आपने देखा कि कुछ सो अनप्लेजेंट कि हमारा मुल्क निकल गया हमारे हाथ से। देखिए, तारीख में अगर नज़र दौड़ाएं तो 1965 की जंग हम कहते हैं कि 6 सितंबर को शुरू हुई, लेकिन हमारी एक विजनरी लीडर थी एयर मार्शल नूर खान, जो हमारे एयरफोर्स चीफ थे उस वक्त। जी ऐसी, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ, क्योंकि वो एक दूरअंदेश लीडर थे। 31 अगस्त 1965 को, यानी जंग से एक हफ्ता पहले तकरीबन, उन्होंने दुश्मन के अज़ाइम भांप लिए कि ये दुश्मन हम पे हमला करने को तैयारी कर रहा है खुफिया तौर पर, और उन्होंने अपने तौर पर एक लाइट कम्युनिकेशन का जहाज जेलम से लिया, खुद उड़ के बॉर्डर के ऊपर देखा, और उन्होंने देखा कि ये तो दुश्मन के टैंक्स पूरे लाइंड अप हैं जेलम और सियालकोट के अगेंस्ट। वो देखते हुए उन्होंने 31 अगस्त को ही पाक फिजाइया को रेड अलर्ट कर दिया था, यानी हाईएस्ट पॉसिबल अलर्ट, जो वॉर रेडीनेस का जिसको कहते हैं। और आप ये देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि पहली तारीख को ही, पहली सितंबर को, जंग शुरू होने से 5-6 दिन पहले, हिंदुस्तान की फौज के एयरफोर्स के 4 जहाज हमारे अंदर घुस आए। वो जासूसी करने आए थे, हमारा इलाका देखने। तो सरगोदा से स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी और फ्लाई लेफ्टिनेंट भट्टी गए, और इन 2 जहाज़ों ने उन 4 को मार गिराया, और मैसेज ये दिया कि हम, हमारे लिए जीरो टॉलरेंस जिसको हम कहते हैं, कि अगर आप दखल अंदाजी करेंगे तो आपको मैसेज ऐसा दिया जाए। बिल्कुल सही। 6 सितंबर को एक और हीरो है स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी। मेरे हिसाब से अगर कोई मेरे लिए रोल मॉडल है, मैंने कोई 30-35 साल एयरफोर्स में जो सर्व किया, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा मेरे लिए इंस्पिरेशन कोई नहीं थी। स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी वो लीडर हैं जो जंग शुरू होने के वक्त स्क्वाड्रन कमांडर थे एक स्क्वाड्रन के। मैं आपके नाजरीन से शेयर करता चलूँ कि पाक फ़िज़ाइया के प्लानिंग में ये शामिल था कि अगर हमारे पे हमला हुआ तो हम फौरी तौर पर 3 हवाई अड्डों को, जो सियालकोट और लाहौर के ऑपोजिट है, पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा, इनको हमला करके तबाह कर देंगे। और आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये भी बताता चलूँ, जो बेहतर समझना चाहें कि हवाई अड्डे पे हमला क्यों करते हैं हम। हवाई अड्डे पे हमला उस वक्त करते हैं कि जब हमारी लैंड फोर्सेज ने कोई हमला करना होता है, ताकि वो रनवे से दुश्मन टेक ऑफ करके हमारी फौज को नुकसान ना पहुंचाए, जमीनी फौज को। बिल्कुल सही। और दूसरा, जब उनकी फौज हमारे ऊपर हमलावर हो तो उनकी एयरफोर्स पीछे से हवाई अड्डे ना अवेलेबल होने की वजह से उनको सपोर्ट ना दे सके, तो हम हवाई अड्डे को या एयरपोर्ट को या बेसिस को टारगेट इसलिए करते हैं। तो मैं ये करता चलो, 3 एयर बेसिस थे, हलवाड़ा, आदमपुर और पठानकोट। और तीनों पे हमने इकट्ठा हमला करना था 8-8 जहाज़ों ने। सही। पठानकोट पे पेशावर से स्क्वाड्रन सजाद हैदर ने हमला करके 13 जहाज़ों को ज़मीन पे तबाह कर दिया, कामयाब हमला हुआ। MM आलम मशहूर ज़माना, वो आदमपुर गए, और उन्होंने जब हमला करने का किया तो उनको इंटरसेप्टर्स ने घेर लिया। ये शाम 5 बजे की बात है, 6 सितंबर की। स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी को 8 की बजाय सिर्फ 3 जहाज़ मिले, और वजह ये थी कि सियालकोट सेक्टर पर 600 टैंकों का हमला हो चुका था। ठीक है। तो पाक फ़िज़ाइया को कहा गया कि प्रायोरिटाइज उसको करें, ना कि किसी और यूजुअली एक स्क्वाड्रन के अंदर कितने जहाज होते हैं? 20 से 25। अच्छा जी। सो ही वाज गोइंग विद 3 प्लेन्स। 3 ओनली, बिकॉज रेस्ट ऑफ द प्लेन जो हैं वो दूसरे एंगेज थे, दूसरी तरफ भिजवा दिए गए। ठीक। तो ये आप अंदाजा लगाइए, 3 लोग गए जो मैं उनके हिस्ट्री में जरूर नाम मेंशन, स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी बीइंग द स्क्वाड्रन कमांडर, जो यूनिट का ओसी होता है, उनके साथ फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनस और फ्लाई लेफ्टिनेंट सिसिल चौधरी। बिल्कुल ठीक। फ्लाई लेफ्टिनेंट सिसिल चौधरी वाज न्यूली मैरिड। ओके। और फ्लाई लेफ्टिनेंट यूनस के 2 बेटे थे, एक 3 साल का और एक 14 दिन का। ओके। अब ये मिशन पे जा रहे हैं, और स्क्वाड्रन सरफराज रफीकी जो है वो खुद बैचलर थे। ओके। जो कमांडर हैं, जो शादी। फ्लाई लेफ्टिनेंट सिसिल चौधरी जो बाद में नॉर्मल जिंदगी पाक एज ए ग्रुप कैप्टन प्रमोट हुए, शहीद हुए, वफात पाई जी। वो एक दफ़ा बताते हैं, मैंने उनसे खुद सुना कि जब हम उस मिशन पर जा रहे थे, जिसका हमें पता था कि हम 8 की जगह 3 जा रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट 1 वे टिकट है। ठीक। और वापस, क्योंकि ये लेट हो गए थे, जहाज दस्तयाब नहीं थे शुरू में, तो दुश्मन को पता था कि हमारा यही अड्डा बचा है, इस पर जरूर आएगी एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स जरूर हमला करेगी। सो दे वर रेडी फॉर दिस, दे वर वेटिंग। 1 घंटा लेट पहुंचे शाम के वक्त। अब ये 3 जब जाते हैं, अब सोचिए
तो सिसिल चौधरी खुद बताते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं जा रहा था जहाज़ की तरफ, तैयारी हमारी अपने अपने जहाज़ों की तरफ रवाना हुए, तो सिसिल चौधरी जो न्यूली मैरिड जिसका मैंने अर्ज़ किया, उनकी वाइफ का क्रिश्चियन थे और उनका नाम वाइफ था एलिस। अच्छा। और जो स्क्वाड्रन कमांडर होता है इज़ लाइक अ फादर ऑफ द यूनिट, तो वो भाभी या बहन ही कहते हैं जो बीवियाँ होती हैं कुलीग्स की। आप अंदाज़ा लगाइए, सिसिल चौधरी खुद याद करके कहते हैं कि जब मैं जहाज़ की तरफ जा रहा था तो मुझे सरफराज रफ़ीकी ने आवाज़ दे के बुलाया। मैं समझा कोई ब्रीफिंग में तब्दीली है, कोई मिशन चेंज हो गया, टारगेट चेंज हो रहा है, तो मुझे बुला के अंग्रेज़ी में कहते हैं आई नो एलिस विल नेवर फॉरगिव मी, यानी कि वो मुझे माफ़ तुम्हारी बीवी नहीं करेगी जिस मिशन पे मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि सर जब हम वापस ही नहीं आ रहे तो एलिस को कौन जवाब देगा। ये जज्बा मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूँ, और कुदरत को शायद ये मंजूर था कि स्क्वाड्रन रफ़ीकी की ये बात कबूल हुई कि वही जिंदा बच गए। ये ऐसे वॉर वेटरन्स, ऐसे हीरोज हैं जिनके ऊपर पूरी बुक्स लिखी भी गई हैं और लिखी जा सकती हैं, और आने वाले वक्त के अंदर रोल मॉडल्स हैं दुनिया भर की एयर फोर्सेस के लिए। इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, जैसी एग्जांपल्स हमने कायम किए हैं। हाउ यू सी हमने फिर रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ 27 फेब आई रिमेंबर, उसके हवाले से क्या कहेंगे? द वे वी हैव responded and you know at that time obviously you might not be the part of Air Force, तब नहीं थे obviously, तो आपकी क्या फीलिंग थी सर? आपने तो देखिए हमारी जो पाकिस्तान एयर फोर्स है ये ऑलमोस्ट इंडिया की जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग-अलग आज़ाद हुए हैं, हम कभी भी न्यूमेरिकली या नंबर में मैच नहीं करते, हमें पता है ठीक है कि वो हम हमेशा आउटनंबर्ड रहेंगे। हम तादाद में कभी मैच नहीं कर सकते, नंबर्स में मैच नहीं कर सकते, हम एक चीज़ में मैच कर सकते हैं और वो है हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड वॉर स्ट्रैटेजी, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग और क्वालिटी ऑफ योर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। हमारे पास सिर्फ यही टूल है जिससे आप इक्वेट कर सकते हैं, ये ओवरकम कर सकते हैं। True. और रिजॉल्व ऑब्वियसली, और जैसे मैंने अर्ज किया कि जितनी कौम आपके पीछे होती है मेरा जज्बा एज अ फाइटर पायलट या एज अ सोल्जर और एज अ सेलर वो ही मुझे सपोर्ट देता है। तो पाक फ़ज़ाइया ने ये आज भी हमारा रिजॉल्व यही है। 2019 में जब ये वाक़या हुआ तब भी यही था कि अगर कोई भी दुश्मन हमारे ऑब्वियसली मुल्क की तरफ, हमारी सरहदों की तरफ मैली आंख से देखेगा तो बेफिटिंग रिस्पॉन्स यही होगा। बिल्कुल ऐसे। फ़र्क उनमें और हमारे में ये है कि हिंदुस्तान ने जब 26 फरवरी वाला हमला किया था तो सुबह 3 बजे किया था, ठीक, चुप के रात के अंधेरे। हमारे लोगों ने 9:30 बजे सुबह किया। एक 1/3 एयरफोर्स जो दूसरे मुल्क जिसका $65 बिलियन का 65 बिलियन रुपीस का बजट हो डिफेंस का जी, और आप सिर्फ 3 गुना बड़ी हो और आप ऐलान करके जाएं कि अब हमारी बारी का इंतजार करो, तो ये पीछे वही जैसे मैंने अर्ज किया एक जज्बा, आपकी ट्रेनिंग और मोटिवेशन बिल्कुल Exactly. और दैट्स व्हाई वी बिकेम सक्सेसफुल। ऐसा ही है। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे कि कौमें जंगें नहीं लड़ती, फौजें जंगें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं। तो बेसिकली पीछे जब 1965 का भी जिक्र अभी हमने किया, उसमें भी जिस तरह से पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी फ़ौज का साथ दिया, अब आके आप कैसे देखते हैं ये जो ताल्लुक़ है कौम का फ़ौज के साथ कितना मजबूत होना चाहिए? और दुश्मन क़ुव्वतों ने हमेशा हर पॉइंट पे ही कोशिश की कि इसको वीक किया जाए, इसका इमेज ख़राब किया जाए या इस ताल्लुक़ को ख़राब किया जाए। तो क्या देखते हैं आप, इस ताल्लुक़ को किस हद तक मजबूत होना चाहिए और पहले ये था जितना था, क्या अब भी उसी तरह से है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि जैसा वैसा वो था। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ और नतीजा आप खुद निकाल लीजिएगा। मैं बहुत छोटा बच्चा था जब ये जंगें मैंने बड़ों से सुनी, और जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैं बड़ों से सुनता था, और जो हमारे लोग फौजी थे फैमिली में या जानने वाले, उनसे हम कहानियाँ सुना करते थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी फैमिली के जो सोल्जर थे या ये ऑफिसर्स थे, वो कहते थे कि जब हम जीप में किसी गांव से गुजरते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हुए कहीं रुक जाते हैं, तो पूरा गांव हमारे लिए नाश्ता ले आता। गांव की औरतें अपने दुपट्टे से हमारी जीप में साफ करती। ये ऐसे ही है जी, बिल्कुल, ये देखा है। तो आपने ये देखना है कि आया आज यही सिचुएशन है, और अगर नहीं है तो वी नीड टू डू समथिंग, बिकॉज मैंने जैसे अर्ज किया कि फौज जो है वो वेपन होती है, जिस्म कौम होती है बुनियादी तौर पर। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा, मुझे अभी भी याद है कि सोल्जर एक दुकान से कोई चीज़ ले ले और अगर उसको पता लग जाए कि ये फौजी है तो पैसे नहीं लेते जी, दुकानदार तो कह रहे थे आपसे पैसे नहीं लेना। तो एक मिनट सर, क्यों ऐसा, ये जो कुछ ऐसा माहौल है, एक तो 5th जनरेशन वॉर, क्या सारा दोष हम दुश्मन को दें या हमारी अपनी भी गलतियां हैं? हमारी अपनी भी गलतियां हैं, क्योंकि 71 में मैं इंडिया को कहूँगा उन्होंने 1 लाख मुक्ति बानी ट्रेंड ज़रूर किए, 300 फ्रॉगमैन ट्रेंड किए,
इंस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में, लेकिन आया वो 1 लाख ने हमारे 7 करोड़ लोगों को हॉस्टेज बना लिया सिर्फ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हमारी भी थी 1970 में इलेक्शन हुआ था हमारा दिसंबर में, और मार्च 71 तक पावर हैंडओवर नहीं हुई टू द रिप्रेजेंटेटिव, और एक्सप्लॉयटेशन शुरू की। दुश्मन तो करेगा, प्लीज ज़हन में रखिएगा, दुश्मन किसी वैक्यूम को, किसी सुराख को जाने नहीं देगा, किसी अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने देगा। ये हम पे है कि हम इतना स्ट्रांग बॉन्ड हो कि दुश्मन को हम ऐसी जगह ना दे, स्पेस जिसको कहते हैं ना दे कि वो ये सब कुछ डिस्टेंस पैदा करे। थोड़ा सा मैं आपके फ्लाइंग एक्सपीरियंस पे भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि जो भी लोग, बच्चा जो है ना, जो भी बड़ा होता है वो कहता है मुझे पायलट बनना है। आई बिलीव आप भी उन्हीं बच्चों में से होंगे जो बचपन में कहते होंगे। अब भी बहुत सारे बच्चे होंगे हु माइट बी वाचिंग यू एज अ हीरो, चूँकि आपने इतना अरसा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए फ्लाई किया, वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्सेज इन द वर्ल्ड, और मैंने ऑपरेशंस का कुछ मुझे अंदाज़ा, आई हैव बीन कवरिंग देम एंड आई नो हाउ डू दे वर्क। ओब्वियसली आप तो बीइंग प्रोफेशनल उसका हिस्सा रहे हैं। अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, हाउ डज़ इट फील टू फ्लाई, और जो हमारे नए गैजेट्स हैं या हमारे जो नए एयरक्राफ्ट हैं उसको लेकर आपकी क्या फीलिंग है, उस बारे में बताइए। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। और मैं जब लोगों से मिलता था, और जब मैं इतना बड़ा हूँ और एक नया बच्चा मुझसे पूछता है, तो उन्हीं के रिपीटेटिव एक जो होता है ना, क्यूरी और इंक्विजिटिवनेस की वजह से आई केम बैक आफ्टर द रिटायरमेंट, और मैंने एक यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चैनल बना दिया खालिद चिश्ती के नाम से, और उसमें ये सारी यही स्टोरीज हैं हीरोज की, पीएफ की हैं और पीएफ मॉडर्नाइजेशन की हैं, पीएफ के वॉर हीरोज की हैं, उनके इंटरव्यूज हैं। मैं खुशनसीब समझता हूं, मच नीडेड आई बिलीव, मच नीडेड, कोई कर रहा है। यस एग्जैक्टली। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, मैंने ऐसे हीरोज को जिन्होंने दुश्मन के 2 जहाज मारे थे, 52 साल में पहली दफा कहा कि कैमरे पे आए। उन्होंने कहा नहीं, आप सोचिए उनकी सेल्फलेसनेस। ही इज 82 नाउ। मैं कल उनके साथ एक जगह एयरफोर्स के इवेंट पे, हम दोनों स्पीकर थे वहां पे, एक इवेंट के ऊपर एज गेस्ट स्पीकर गए थे। तो मैंने कोई 1.5 साल पहले, व्हेन ही वाज 80 इयर्स, मैंने उनसे कहा कि सर आप इंटरव्यू दे दें मुझे, तो आपने 2 जहाज हिंदुस्तान के मारे, और 2 ये क्लेम नहीं है, दोनों डेड बॉडीज इंडिया को दी हमने। एक पठानकोट उन्होंने खुद उठाई, श्रीनगर पे खुद उठाई, और एक पेशावर हमला करने आए तो तबाह हुआ, तो हमने डेड बॉडी डिस्पैच की। दोनों कंफर्म्ड हिंदुस्तान मानता है कि हमने 2 लूज किए। वो पायलट इंटरव्यू नहीं देना चाहते थे, और वो कहते थे मुझे कि यार इसमें कहने की क्या बात है। आई वॉज पैशनेट, मेरा पैशन था। आई वाज एनरोल्ड इनटू द एयर फोर्स टू किल द एनिमी एंड शूट, एंड आई डिड इट। तो इसमें बताने की क्या बात है। ऐसे हीरोज हैं। और मैं जैसे मैंने अर्ज किया कि फिर मैंने डॉक्यूमेंट किया उनका, फिर 4 सीरीज का किया। अच्छा, ग्रेट। तो ये वो जो आप कह रहे हैं कि बच्चे आजकल जानना चाहते हैं, मैं आजकल रादर इसी डॉक्यूमेंट्री आजकल इसी सब्जेक्ट पे बना रहा हूँ। अच्छा, इट विल बी देयर, how to join Pakistan Air Force, how to become a fighter pilot. और it's a dream. I understand जिनको बच्चों को मैं आज मिलता हूँ, और मैं भी छोटे होते यही सोचता था कि अगर कोई काम करने को है तो यही है। अरे वाह, यही। और सर स्पेसिफिकली आपकी पर्सनालिटी पे बात कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एज ए फैकल्टी मेंबर भी रहे, और जो सबसे जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, 20 साल तहकीकात आपने कायदे आज़म की पर्सनालिटी के हवाले से की, और फिर उनके करीबन 400 से ज़्यादा पोर्ट्रेट्स इकट्ठे किए। ये क्या जज्बा था, ये कैसे आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए कि आपने सोचा कि आप ये उनकी जो पर्सनालिटी है उसके ऊपर तहकीक करेंगे, और उसके बाद आपने ये काम किया? और अच्छा सवाल किया आपने। ये एक्चुअली 2003-04 में मैं टर्की गया था वॉर कोर्स करने के लिए, जब मैं एयरफोर्स में था, और मेरा साल एक तकरीबन मैंने वहाँ रहना था, और टर्किश लैंग्वेज सीख के किया था। वो कोर्स टर्किश लैंग्वेज में था। अच्छा। तो उस साल के दौरान मैंने ये देखा कि वो कौम अपने लीडर कमाल अतातुर्क की जितनी इज्जत करती है, मुझे लगा कि शायद हम 10% भी कायदे आज़म की उतनी नहीं करते। तो वहाँ मुझे ये जुस्तजू भी हुई, और मेरी प्रमोशन टू द रैंक ऑफ एयर कमोडोर, जो मेरी प्रेजेंट रैंक है, वो भी टर्की में रहते हुए मेरी प्रमोशन हुई। अच्छा, तो मुझे और ज़्यादा एहसास हुआ कि यार इस मुल्क ने मुझे इतना दिया, आपने मेडल्स गिनवाए, सितारा बसालत, सितारा इम्तियाज़। शायद मैं बॉर्डर पार रह रहा होता तो मुझे कोई बर्तन धोने पे भी ना रखता। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ जिन्ना साहब, कायदे आज़म की कर्टसी था। तो मैंने सोचा, तहिया किया कि जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊँगा तो मैं कायदे आज़म के पोर्ट्रेट्स इकट्ठे करूंगा, क्योंकि तुर्क लोगों के पास कमाल अतातुर्क के सैकड़ों पोर्ट्रेट्स हैं। So this was the basically passion that is actually driven. Okay, time almost खत्म हो गया. Last 30 seconds. Any good message to all our youth who are watching you? You're inspirational. You're a hero. आप कुछ भी कहना चाहें? मैं तो सिर्फ एज अ हीरो तो नहीं कह सकता, एज बड़ा होने के नाते सिर्फ अगर मेरे उम्र में, तो जिंदगी में जो आप हासिल करना चाहते हैं वो इस प्रोफेशन से सीख सकते हैं। तो जिस प्रोफेशन से मैं आया हूँ, आइदर यू शूट और यू गेट शॉट।
तो अगर आप टारगेटिंग भी इसी तरह करें जिस तरह हम लोग करते हैं एयर में रहते हुए कि अगर आप अभिनंदन को ना मारते तो वो हमारे पायलट को मार दे, बिल्कुल ठीक। तो अगर आप जिंदगी में भी टारगेटिंग या टारगेट स्ट्रैटेजी ये करें कि अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, तो आपकी एनर्जी उसी तरह आएगी और आपकी बॉडी और Stay firm at your decisions and take them immediately. Thank you very much sir, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद थे, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, सितारा वसालत, जो कि कुछ अपनी लाइफ स्टोरी और उसके साथ साथ जो 1965 के हवाले से कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स है उस पर बात कर रहे थे। 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दिफा है। दुश्मन बहुत कोशिश कर रहा है, कुछ हद तक कामयाब भी हो रहा है कि हमारे दरमियान, हमारी दिफाई फोर्सेस के दरमियान फासले हों। हम सब ने मिलकर, आवाम ने और फौज ने मिलकर इसको कम करना है। वी हैव टू फाइट इट टुगेदर, तभी ये हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बड़ा लंबा ब्रेक था, लेकिन आज चूँकि दिन ऐसा है, यौम दिफा है, मुख्तलिफ तकारीब का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ जगहों पे शहदा को खिराजी अकीदत पेश किया जा रहा है। और मैं वंस अगैन कहूँगा कि ये तो वो शहदा हैं जिनका हमें पता है। कई ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है, उन्होंने कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए, इस ज़मीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह उन सब के दर्जात बुलंद करें अगर वो दुनिया में नहीं है, और अगर हैं तो उनके हमारी ढेर सारी उनके लिए दुआएं हैं, उनको ढेर सारा सल्यूट है हमारी तरफ से। एक और नशिस्त हमने इससे पहले हमने एयरफोर्स के साथ बात की थी। 8 सितंबर आपको मालूम है नेवी डे के तौर पे उसे मनाया जाता है, जब पाकिस्तान नेवी ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया। और ये वो फोर्स है जो बहुत ज़्यादा ऑन मेन स्ट्रीम हमें नज़र नहीं आती है, लेकिन जितना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग रोल इनका है पाकिस्तान की सरहदों के दिफा के लिए, और अब जूँ जूँ दुनिया में तजारत की अहमियत बढ़ रही है, जितना टेक्निकली रोल नेवी का स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक अच्छी नेवी, स्ट्रॉन्ग नेवी, नेवल फोर्स जितनी इंपॉर्टेंट है शायद बाकी फोर्सेस की अहमियत भी अपनी जगह, लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हमने कहा कि 8 तारीख को हमने शो तो नहीं करना बिकॉज इट्स संडे, लेकिन आज हम इस पर ज़रूर बात करें। तो 65 वॉर के अंदर भी जो पाकिस्तान बहरिया है, उन्होंने पाकिस्तान की हदूद की ऐसी हिफाजत की। जितने भी हीरोज़ थे हमारे उस वक्त के, ख़ास तौर पे द्वारका का जो ऑपरेशन है उसको कौन भूल सकता है, किस तरीके से दुश्मन के दांत हमने इकट्ठे किए। तो हम एक तो उसको याद करेंगे अपनी अस्करी तारीख को लेकर, और फिर उसके साथ साथ जो मौजूदा ऑपरेशनल स्किल्स हैं पाकिस्तान नेवी की, दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से है, उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे अपने महदूद वसाइल के साथ इस अर्ज़ वतन का दिफा करिए पाकिस्तान नेवी। हमारे साथ कैप्टन रेहान ताहिर इस हवाले से मौजूद हैं, जो कि रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान नेवी को। थैंक यू वेरी मच कैप्टन साहब फॉर बीइंग विद अस, बहुत शुक्रिया, इट्स प्लेजर टू हैव यू। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर वकार और निसा साहिबा मौजूद हैं। चूँकि एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि हमारी ख़वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है इन फोर्सेस के अंदर, वो भी वक्त के साथ बढ़ी है और वो बड़ी कमाल है। तो हमने कहा कि हम ज़रा लेफ्टिनेंट कमांडर वकार और निसा साहिबा से इस हवाले से भी बात करें। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। ठीक ठाक है, इट्स ग्रेट टू हैव बोथ ऑफ यू। और हमारे साथ और बड़े 3 खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनकी तरफ हमने जाना है। कौन है वो? जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ बिस्मा, अम्मारा और हानिया मौजूद हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बच्चियाँ हैं, बसारत से महरूम है लेकिन क्या खूबसूरत मिली नगमे पढ़ती हैं। आज के दिन हमने सोचा इनको भी दावत दें और इनसे जरा मिली नगमे भी सुनें। बिल्कुल, और ये सिर्फ मिली नगमा नहीं पढ़ती गाती, बल्कि साथ साथ कीबोर्ड भी खुद प्ले करती हैं, खुद कीबोर्ड प्लेयर भी हैं। तो इनकी जरा परफॉर्मेंस आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम जरा पाकिस्तान नेवी के हवाले से बात करते हैं। सो कैप्टन रेहान ताहिर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 1965 की ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से। बहुत कम लोग जान पाते हैं जो इतने बड़े बड़े कारनामे होते हैं, बट पाकिस्तान नेवी ने ऐसी कई दफ़ा तारीख रकम की। इवन माजी करीब के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें वी हैव प्रूवन कि हम, हमारी डिटेरेंस क्या है, हमारी स्किल क्या है। आप थोड़ा सा हमें हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से बताइए, द्वारका इंसिडेंट इन पर्टिकुलर वो क्या था, कैसे पाकिस्तान नेवी ने अपनी जो सबकत थी वो साबित की दुश्मन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस टुडे। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू रिप्रेजेंट माय सर्विस एंड माय फोर्स। 8 सितंबर के हवाले से नेवी डे के तौर पे मनाया जाता है। द्वारका, जिसका नाम इस ऑपरेशन में प्रोमिनेंटली फिगर आउट होता है, उसके ऊपर पाकिस्तान नेवी ने एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था। नाउ वी मस्ट रिमेंबर कि हमारी जो फोर्स है उसका स्ट्रक्चर और उसका जो डिज़ाइन है वो डिफेंसिव है। हम हमेशा से एक डिफेंसिव फोर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो उस माइंडसेट के साथ द्वारका के ऊपर एक ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च करना उस ज़माने में इट वाज अ एग्रेसिव मूव। और जितने भी हमारे पास एसेट्स थे, 90% ऑफ दोज एसेट्स वर यूटिलाइज्ड। और जंगी हालात में इतने बड़े एसेट्स को एक साथ मूव कर देना वाज कुड हैव बीन मोर रिस्की देन इट वाज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अपनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ और टेक्निकल प्रोग्रेस को डिस्प्ले करते हुए, टाइम लाइन्स को मीट करते हुए वो ऑपरेशन रात के 12:30 बजे कंडक्ट किया गया। द्वारका, जो कि तकरीबन 125 माइल्स दूर है कराची से, वहाँ पर एक बहुत अहम रेडार स्टेशन था जो कराची को थ्रेटन कर रहा था और एयर अटैक्स को डायरेक्ट कर रहा था कराची के ऊपर। और कराची का डिफेंस जो है वो चूँकि बहुत ज़रूरी है, उसको समझना किसी के लिए मुश्किल नहीं है कि कराची तो हमारी लाइफ लाइन है। तो कराची के डिफेंस एक्सटेंड करने की गर्ज से नेवी ने
द्वारका के रडार स्टेशन को टारगेट किया और वहाँ पे हमारे शिप्स जो हैं उन्होंने रात में, जैसा मैंने आपको बताया कि एक परफेक्ट ऑपरेशन लॉन्च करते हुए 12:30 बजे अनचैलेंज्ड थ्रू आउट फ्रॉम असेंबली टिल कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड रिट्रीवल दे वेंट, आई वुडंट से अनडिटेक्टेड बट दे वर नॉट चैलेंज्ड। सो उस ज़माने में इस किस्म का एग्रेसिव और जो था ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च्ड अगेंस्ट नेवी विच वाज 5 times bigger than us was was very great achievement. So ये we pay tribute- लोग उस वक्त के लोगों की महारत का भी सबूत जी एग्जैक्टली वी पे command ट्रिब्यूट टू करे। दोज एक्सीलेंट ऑफिसर्स जो कि जिन्होंने ये एंडेवर जो है वो अंडरटेक किया और इस ऑपरेशन को कामयाबी से सरअंजाम दिया। इन ऑल उन्होंने अबाउट 50 राउंड्स पर शिप उन्होंने फायर किए, कामयाबी के साथ उस रडार स्टेशन को डिस्ट्रॉय किया। ऑल्दो कि उस वक्त मीडिया इस कदर प्रोमिनेंट और प्रोफेशनल नहीं था तो हमें ऑन ग्राउंड क्या डैमेजेस थे वो पता नहीं चले, लेकिन उसकी टेस्टिमनी ये थी कि जो कराची के ऊपर अटैक्स हो रहे थे वो बंद हो गए उसके बाद, फिर वॉर में वो दोबारा नहीं। ठीक, सो दैट वाज अ सक्सेस That's स्टोरी great. फॉर अस। Great. अच्छा, लेफ्टिनेंट कमांडर वकारुन्निसा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मैं ये बात करूंगी कि हमेशा से ही ख़वातीन कोई भी फोर्स हो उसमें अपना अहम किरदार अदा करती रही हैं। पाकिस्तान नेवी में ख़वातीन के किरदार को किस तरह से देखती हैं और क्या अचीवमेंट्स है? देखिए अभी तो हर प्रोफेशन में ही जो है वो लेडीज़ प्रोमिनेंटली हमें नज़र आती हैं और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो उसकी पॉपुलेशन अभी मेजरली जो है वो ख़वातीन पे जो है वो मुश्तमिल है। तो इसी तरह से पाकिस्तान नेवी ने काफ़ी साल पहले जो है वो ख़वातीन को इंडक्ट किया, शामिल किया अपनी फ़ोर्स में एज़ पर द लाइंस ऑफ एनी इंटरनेशनल नेशन। जिस तरह से बाकी मुल्कों में हो रहा है, बाकी जगहों पे जो है वो ख़वातीन को हर शोबे में शामिल किया जा रहा है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। ऑल्दो हम ऑपरेशनल रोल्स में नहीं हैं, सपोर्टिव रोल्स में हैं। वी आर इन एजुकेशन ब्रांच, जस्ट लाइक मी, आई एम फ्रॉम एजुकेशन ब्रांच, और हमारे पास डॉक्टर्स हैं और डेफिनेटली हमारे जो मेल मेंबर्स हैं अगर वो ऑपरेशनल बिलेट्स पे काम कर रहे हैं तो वहीं हमारी ख़वातीन जो है वो ऐसे महाज पे सर्व कर रही हैं, जस्ट लाइक इन द हॉस्पिटल्स। इफ़ देयर इज़ इमरजेंसी the male are on the sea, maybe they are deployed at the sea, बट इसी तरह से ख़वातीन जो हैं वो हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं, वो स्कूल्स को चला रही हैं, डेफिनेटली वो ट्रेनिंग को देख रही हैं, ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को जो है वो मैनेज कर रही हैं। मींस के जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसके बगैर कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। तो ख़वातीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्टिव रोल्स में जो है वो। अच्छा, आप हमें ये बताइए, हाउ डज इट फील टू बी इन दिस यूनिफॉर्म? आई मीन, एक बच्चा जो पढ़ता है फिर उसके एम्स होते हैं, कुछ तो पेरेंट्स के होते हैं कि हमारा बच्चा ये बने, कुछ अपने होते हैं। अब हम नॉट श्योर कि आपके पेरेंट्स का एम था कि आप नेवी में जाएं या आपका अपना था, बट इट्स क्वाइट प्रेस्टिजियस वेयरिंग दिस यूनिफॉर्म, और हम तो जब भी देखते हैं हमें बहुत इंस्पायरिंग लगता है। आपको कैसा फील होता है नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फोर्स? एक बड़े कलीदी ओहदे तक आप पहुंची हैं और अभी इट्स वे टू गो इन योर सर्विस, कैसा फील होता है? अगर मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि मुझे शायद फ़ौज के अलावा कहीं पे भी सर्व नहीं करना था। मे बी आई वुड बी एट होम अगर मैं फ़ौज में सर्व नहीं कर रही होती। एक तो मेरा जो है वो फोर्सेस से बैकग्राउंड है। अच्छा। मेरे वालिद साहब ने आर्मी में सर्व किया, मेरे भाई जो है वो सर्विंग मेजर हैं। अच्छा, और अभी मेरे हस्बैंड जो है वो भी पाकिस्तान नेवी में सर्व कर रहे हैं। तो आई एम फ्रॉम अ फैमिली विच इज़ ऑलरेडी इन फोर्सेस। और दूसरा ये है कि मैं जहाँ की रेजिडेंट हूँ, आई एम फ्रॉम सियालकोट। वो एक बॉर्डर एरिया है जहाँ पे हमने बचपन से जो है वो फौजी मूवमेंट्स देखी हैं, एंड वी वर दोज चिल्ड्रन जो सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे तो रास्ते में हमें जो है वो फौजी गाड़ियां नजर आती थी। वी यूज टू सल्यूट देम। यू कैन से कि बचपन से ही एक इंस्पिरेशन थी कि मुझे फौज में जाना है। आई वॉज नॉट श्योर कि मैं आर्मी में जाऊंगी या एयरफोर्स में जाऊंगी, बट नेवी वॉज फॉर मी एंड आई एम हेयर, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ कि मैं उसी प्रोफेशन में हूँ जिसमें मैंने बचपन से जाना चाहा। आई थिंक इट्स अ पैशन दैट एक्चुअली ड्राइव्स यू, वो लेके चलता है, और वो हमें नजर भी आता है। पैशन के बगैर करने वाला काम नहीं है, इट्स क्वाइट चैलेंजिंग, यू कैन नॉट डू इट एज अ जॉब, ट्रस्ट मी। अच्छा, हम तो एक बात कर रहे हैं जो खवातीन के हवाले से भी, मौजूदा जो हालात हैं इसके अंदर भी नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कहीं वो हाईलाइट हो जाता है, कहीं नहीं होता, बिकॉज आप लोगों का काम इस टाइप का है। थोड़ा सा हमें इस बारे में भी बताइए, वेयर डू वी स्टैंड? अभी जो डिफरेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान का जिस तरह का इलाका है, खासतौर पे गवादर को देखते हुए बड़े चैलेंजेस हैं, वी नो ऑल दैट। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं इंटरनेशनल नेवीज के मुकाबले में? हमारी ऑपरेशनल स्किल्स क्या हैं जिस पे पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड ट्रस्ट मोर कि हम हमारा जो दिफा है मजबूत हाथों के अंदर है इंशाल्लाह? जी बिल्कुल, ये नेवीज़ का रोल जो है वो हिस्टोरिकली जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है कि नेवीज़ के बगैर कोई भी नेशन प्रॉस्पर नहीं करती।
navies have always played a pivotal role in any country's defense and development, be it economics or जो इंट्रूडर्स होते हैं उनसे डिफेंस के सिलसिले में। आजकल के दौर में नेचुरली बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है विद द ग्रेट पावर इंटरेस्ट्स इन आवर रीजन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। हमारा स्टांस हमेशा से ये रहा है, वी आर अ नेशन हु बिलीव इन इंक्लूसिव नॉट जस्ट पॉलिटिक्स बट इंटरनेशनल बहुत सारे ऐसे पैक्ट्स हैं और लोगों के साथ हमारी बातचीत है। हम इंक्लूसिव जो इनिशिएटिव्स हैं उनमें काम करते हैं, अनलाइक सम ऑफ आवर नेबर्स जो कि एक्सक्लूसिविटी पे बिलीव करते हैं। तो जितने भी इंटरनेशनल यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं रीजन में, हम उनका पार्ट हैं, हम उनके साथ जो है डिफेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, particularly talking about the Navy, it has increased in the past 5 or 10 years. I would say it would be difficult to put an exact finger on how much, but I would say roughly 3 to 4 times. Okay, माशाल्लाह। और इसमें it's not just about wars के नेवी ने वॉर्स के अंदर एक तो आपने टू मेक श्योर द मिनिमम डिफेंस कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, ये भी आपका एक टारगेट, एक चैलेंज होता है। और दूसरा वॉर जोन से हट के जो दीगर चैलेंजेस होते हैं दुनिया भर के अंदर इस वक्त जो हो रहे हैं, उसके हवाले से भी हमें बताइए कि उसमें पाकिस्तान नेवी क्या रोल प्ले कर रही है। एंड वी सी पाकिस्तान नेवी हेल्पिंग अदर नेशंस एज वेल जब समंदर के अंदर मसाइल होते हैं इस तरह के। जी बिल्कुल, जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं उनमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जो एक बहुत फेमस इंसिडेंट था सुनामी का, और जिसमें वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन हुई थी दुनिया भर में, उसमें हमारे शिप्स ने कंट्रीब्यूट किया था। हमने जाके लोगों को रेस्क्यू किया था कुछ ऐसी नेशंस में जाके जहाँ पे वो स्ट्रैंडेड थे। इसके अलावा अफ्रीकन कोस्ट के ऊपर हमने बाज़ ऑपरेशन ऐसे किए हैं जहाँ से हमने अपने लोगों को रिट्रीव किया है, बिकॉज वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ चैलेंजिंग थी। सो हमारी रीच फार एंड वाइड है, वी हैव प्रूवन इट टाइम एंड अगेन कि हम सिर्फ एक अपने रीजन में महदूद नहीं रहते, हमारी रीच जो है वो इंटरनेशनल है। हमारी शिप्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरी टाइम जाते रहते हैं, हम दूसरे लोगों को विजिट करते रहते हैं। सो आई कैन ओनली अश्योर दैट वी हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी एंड द इंटेंट टू रेंडर डिफेंस, और जिस चीज़ का हम पर एतमाद किया गया है हम उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यू प्रूवन इट। एग्जैक्टली इसे जिस तरह से अभी इमरान ने भी बात की, आपने भी बात की कि पैशन के बगैर आप नहीं आ सकते फोर्सेस में। लाइक आपके पास पैशन हो तो मतलब कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पानी समंदर के अंदर की ज़िंदगी और बाहर की, और इसमें आपकी जो पाकिस्तान नेवी की ट्रेनिंग है उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है और कितनी चैलेंजिंग होती है, इस हवाले से भी बताइएगा जो यूथ हमारी इंटरेस्टेड है नेवी ज्वाइन करने के लिए उनके लिए। देखिए, बायोलॉजिकली ह्यूमन बीइंग इज़ नॉट सपोज टू बी इन वाटर। इंसान जो है वो खुशकी का जानवर है, पानी के ऊपर रहने के अपने चैलेंजेस हैं। उसमें हमारी जो ट्रेनिंग है वो एक मेजर रोल प्ले करती है। हमारी ट्रेनिंग इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि जो नए लोग इंडक्ट होते हैं नेवी में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनको इस तरह से एक्लेमेटाइज किया जाता है और इस तरह ट्रेन किया जाता है कि वो पानी के ऊपर ना सिर्फ रहने, सर्वाइव करने, बल्कि वहाँ पे ऑपरेशनल टास्क जो है उनको अचीव करने के केपेबल हो जाएं। इट्स अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस, उसमें कई साल लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट। उसकी जो क्वालिटी हम इंश्योर करते हैं कि वो जब ट्रेनिंग के एंड के ऊपर जो प्रोडक्ट तैयार होती है विच इट्स रेडी टू टेक अप द चैलेंज। तो आप ये जो दुश्मन की सबमरीन्स हैं वो इतनी मुश्किल से इतनी महंगी सबमरीन्स खरीदता है, अपने ऊपर इतना पैसे इतने डॉलर्स लगाता है, आप क्यों नहीं आने देते? वो जब भी आते हैं वो आप पकड़ लेते हैं। इट हैपेंस ऑफन। पाकिस्तान नेवी ऐसा क्या करती है? व्हाई यू ऑलवेज सरप्राइज देम? इस तरह ऑन अ लाइटर एंड में पूछना चाह रहा हूँ, जरा इस बारे में बताइए। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ अगेन अ टेस्टिमनी ऑफ द काइंड ऑफ ट्रेनिंग एंड द क्वालिटी दैट वी इंश्योर इन आवर ह्यूमन रिसोर्स सिंस वी आर अ स्मॉलर नेवी। और हमें अपना एज मेंटेन करने के लिए अपनी क्वालिटी जो है इंश्योर करनी बहुत ज़रूरी है। वो हम अपनी ना सिर्फ ट्रेनिंग के थ्रू बल्कि अपने जज्बे और अपने पैशन के थ्रू उसको हम इंश्योर करते हैं। और ऑफ एंड ऑन जब भी कोई चैलेंज आप पे लागू किया जाता है, जब भी कोई जंग इम्पोज की जाती है, तो वी प्रूव इट, चाहे वेदर से एयरफोर्स और नेवी। मैम, लास्ट मिनट हमारे पास है। वी नो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यू है, आप कोई भी मैसेज हमारी यंग विमेन को, फीमेल्स को देना चाहें जो सर्विसेज का पार्ट नहीं है, फोर्सेज का पार्ट नहीं है, बट इसका हिस्सा बनना चाहती है, एनीथिंग दैट कैन हेल्प देम, आप उनको प्लीज़ बताइए। मैं ये समझती हूँ कि वैसे तो आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें डेफिनेटली अपने मुल्क को आगे ले जाने के लिए जो है वो काम करना चाहिए, लगन के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है।
वेदर यू आर इन यूनिफॉर्म और मे बी यू आर सर्विंग समवेयर एल्स, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो चीज़ आजकल के हमारे जो लोग हैं उनमें कम हो रही है, उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और उसमें डेफिनेटली जो यूथ में लड़के हैं वो भी शामिल हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है वो एक जो पैशन है उसमें कमी दिखा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर बीइंग विद अस। इट्स योर डे, इट्स आवर डे। और बीइंग नेशन, हमने इससे पहले भी जिक्र किया कि कौमें जंगें लड़ती हैं, फौजें नहीं लड़ती। सो व्हेन वी आर टुगेदर नोबडी कैन डिफीट अस। ये हमने प्रूव किया और आइंदा भी करेंगे। कैप्टन रेहान ताहिर एंड लेफ्टिनेंट कमांडर वकार उनके साथ, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। इससे पहले कि हम इस सेगमेंट को बंद करें, ख़त्म करें, चूँकि हमारे साथ ये 3 बहुत खूबसूरत बच्चे मौजूद हैं। ये बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मर्स हैं जी, और बड़ा ज़बरदस्त मिली नगमा ये गाते हैं और साथ प्ले भी करते हैं कीबोर्ड। तो बगैर किसी तवक्कुफ़ के, टाइम कम है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी तीनों इन पार्टिसिपेंट से कि आप हमें कुछ सुनाएं, अच्छा सा सुनाएं।